बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, ये वज़रा जो वफाकी वज़रा हैं वो बगल में दबा के फिर रहे हैं और यहाँ चार बंदे मिलते हैं, मजमा लगा के बैठ जाते हैं और डेमो देना शुरू कर देते हैं। देखें जनाब, ये खूबी है, ये खामी है। असल में ये इलेक्शन वाला मसला, धांधली वाला या मशीनों वाला मसला है क्या, इस पर बात करेंगे। और फिर जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कितने कितने में टिकट ख़रीदा है पीटीआई से, जो उम्मीदवारान है पीटीआई के, उन्होंने, इस पर बात करेंगे। और फिर आपके जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पीटीआई के, उन्होंने ख़त लिख दिया जनाब फौज में बुलाओ कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये क्यों हो रहा है? और फिर वही बात जो मैंने पहले की थी कि बैनुस्तूर जो पैगाम है एस्टेब्लिशमेंट का, उसको सियासतदान क्यों नहीं समझ रहे यार। और फिर सुना है कि इमरान खान मुझे खतरा पड़ गया कि मोटरवे जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ने ढा दे, दोबारा ना बनाने लग जाए कि सही नहीं बने। हाँ, और फिर जो वैक्सीनेशन वाली बात है यार, जो तजलील इस कौम की कर रहे हैं वो कि जनाब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके कोरोना का, फिर पेट्रोल मिलेगा, फिर आप किसी होटल के हाथे में दाखिल हो सकेंगे, सरकारी दफातर में पाबंदियाँ लग जाएंगी, स्कूल कॉलेजेस में सर्टिफिकेट के बगैर, वगैरह वगैरह। इस तरह की कुछ बातें जो की जा रही हैं, इससे जो तजलील पाकिस्तान और तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनमें क्या फ़र्क, और ये क्यों, किस जहनीत की अक्कासी हो रही है, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स मांगे जा रहे हैं वगैरह वगैरह इससे। लेकिन आगाज़ हम करेंगे सैयद अली गिलानी साहब की रहलत से। अल्लाह ताला उन पे हज़ारों रहमतें और अपना करम फरमाए। वो उनका इंतकाल हुआ, वो ज़ाहिर है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। वो हुर्रियत के जो अलमबरदार थे कश्मीर में और पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, उनके वो क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान से हमारी निस्बत इस्लाम की निस्बत से हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है मुसलमान होने के नाते। वो ज़ाहिर है वो इस्लामी पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की बात कर रहे थे जिसका मतलब, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वो मुशर्रफ वाले पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे थे। उनके साथ उनका ख्वाहिश था कि मज़ार शहदा जो है वहाँ दफन किया जाए, लेकिन वो सुबह सुबह आ गए वहाँ इंडियंस फोर्सेस और जनाब उन्होंने कहा जनाब ज़बरदस्ती जनाजा उठवाया और उन्होंने कहा जनाब चंद एक बंदे जनाजा पढ़ेंगे। और पूरे जो वादी है मकबूजा कश्मीर, वहाँ कर्फ्यू लग गया हुआ है और जो इंटरनेट वगैरह है वो मुअत्तल है। तो ये पाकिस्तान के जो इन्होंने हुर्रियत की तहरीक शुरू की थी ना, पहले ये सियासत में थे। ये 3 दफ़ा जो असम्बली है मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली, उसके 3 मरतबा ये रुकन रहे हैं। जमात इस्लामी से बहुत गहरा ताल्लुक़ था, मदूदी साहब के साथ बराह रास्त इनका ताल्लुक़ था। एक तरह से आप कह लें जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ये रहनुमा थे। और बाद में जब सियासत छोड़ी तो फिर उन्होंने आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मिलकर बनाई कुछ रहनुमाओं ने, और हुर्रियत के लिए सियासत छोड़ के दीगर तहरीक का रास्ता इख्तियार किया। और पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छे तल्लुकात रहे। जेल में नवाज शरीफ के दौर में ये 12-14 साल इन्होंने जेल काटी है। पाकिस्तान के तकरीबन हर हुक्मरान के साथ इनके ठीक तल्लुकात थे और इन्हें इज़्ज़त दी जाती थी मासवाए परवेज़ मुशर्रफ के। वो क्या हुआ था वो भी थोड़ी सी बात बताते हैं। तो नवाज शरीफ के दौर में इन्हें हार्ट अटैक हुआ था जेल में, फिर इन्हें कैंसर हो गया था। तो जो हमारे सफ़ीर थे उस वक्त वो वहाँ गए थे इनकी इयादत के लिए नवाज शरीफ के कहने पे। जब इनको कैंसर हुआ है तो फिर इनको पासपोर्ट जारी नहीं कर रही थी जो दिल्ली सरकार है। तो बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों की रिपोर्टों पे कि बैरून मुल्क इलाज करवाना बड़ा ज़रूरी है, खैस पासपोर्ट जारी किया। जब पासपोर्ट जारी कर दिया तो अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। इनको वीज़ा नहीं दिया गया था अमेरिका का जनाब, क्योंकि ये हुर्रियत पसंद हैं, इस्लाम की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। उस वक्त हुकूक इंसानी किसी को याद नहीं आए। फिर इनका वहाँ भारत में ही
दिल्ली में शायद इनका ऑपरेशन हुआ था, और भी ज़ाहिर बुढ़ापा था, उम्र के उस हिस्से में थे। जो मुशर्रफ वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, आपको याद होगा आगरा मिशन पे गए थे मुशर्रफ साहब, वहाँ से नाकाम लौटे, फिर इन्होंने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ज़रिए 4 जोन्स में तकसीम करने की बात की कश्मीर को। इनका ख्याल था कि मैं इनको जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है या रहनुमा है उनको मैं काबू कर लूँगा किसी न किसी अंदाज में, लेकिन ये डट गए थे सैयद अली गिलानी साहब। इन्होंने कहा ये हमारी जो तहरीक है, हमारी लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हैं, तो आप उस पर इस तरह पानी नहीं फेर सकते। वो कहते थे हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, यानी वहाँ जो आवाज़, बहुत बुलंद आवाज़ जो थी कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जोड़ने वाली, एक तो थी ना कि कश्मीर की आज़ादी, और ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला नारा, सबसे बुलंद आवाज़ जो थी सैयद अली गिलानी साहब थे। जब अली गिलानी साहब नहीं माने तो मुशर्रफ साहब नाराज़ हो गए, निजी महफिलों में बदतमीज़ी भी की इनकी शान में, उन्होंने गुस्ताखाना जुमले भी बोले, पता नहीं उन तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। अब जो इनका वो जनाजा जनाब कम कर दे, वो लोग शरीक ना हो सके, जहाँ भी जबर की हुकूमत होती है ये आमर होता है कि समझ नहीं आती कि क्यों इनका सारा जोर जनाजों पे होता है, मैयतों पे होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो उनके साथ भी यही हुआ था, कोई 8-10 बंदे थे जिन्हें इजाज़त दी गई जनाब जनाजा पढ़ लें, वो भी कुछ सरकारी थे, तो यहाँ भी इनके करीबी। तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है अब जिंदा नहीं है? क्या भुट्टो के जनाजा कम करने से उनके पैरोकार या मोहब्बत करने वालों में कमी आ गई? यही गिलानी साहब के साथ वो करने, गिलानी साहब जिंदा रहेंगे तारीख़ में, और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि आखिरत में भी उनके लिए आसानियाँ हों और दुनिया में भी। जब तक कश्मीर है, पाकिस्तान है, इनका नाम हम मोहब्बत से लेते रहेंगे। और दूसरी एक अफसोसनाक इत्तला ये है कि बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला अताउल्लाह मेंगल साहब, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। वो जब बलूचिस्तान सूबा बना है तो उसके पहले 1972 में वो उसके वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, और 1973 का आइन बनने से पहले भुट्टो साहब ने गवर्नर राज लगा दिया था। यानी 1973 का आइन नाफज होने से पहले वहाँ गवर्नर राज लग गया था, और फिर इनके साथ उन्होंने उस दौर में कोई सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कह लें, कुछ भी कह लें आप, वो हुआ। ये तारीख़ दुरुस्त करने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ताकि जो नई नस्ल है इसके, ये कहा जाता है क्लीन स्वीप कर दिया था पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में। ऐसा नहीं था। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली थी, और इसीलिए जो मेंगल साहब हैं इनकी हुकूमत बनी थी बड़ी आसानी के साथ, भुट्टो साहब की मुखालफत के बावजूद, क्योंकि उनके पास तो बंदे कोई नहीं था, सारे बंदे इनके थे। फिर हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो बंदा हकूक़ की बात करता है अपने इलाके के हकूक़ के लिए, अपने सूबे के हकूक़ के लिए, तो उस पर हम कहते हैं कौम परस्त। उस पर एक कौम परस्त को हम फिर नथी करते हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ ये कोई बंदा है। उनको जनाब भुट्टो साहब ने अताउल्लाह मेंगल साहब को जनाब कौम परस्त डिक्लेयर करके जो भी उसका मतलब निकलता है, अब भी जो निकलता है वही मतलब उसको निकाला गया। फिर भी जब बेचारे मुल्क से बाहर चले गए, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, और फिर ज़िया हक के दौर में ये इनके दोबारा जो सियासत में ये इन हुए, और शायद 1990 में के राउंड अबाउट ये वापस आए थे। ये अख्तर मेंगल साहब के वालिद है। अख्तर मेंगल साहब भी दिव्यांग आदमी है, आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन अगर हम असी अपने महल्ले के हकूक नहीं मंगते तो असी महला परस्त हो गए हैं। ऐसे नहीं होता यार, बस कौम परस्त का ऐसे लगा के एक ठप्पा उसको बदनाम करने, जो भी आप कह लें, कोशिश की जाती है। अब हम आते हैं यार, जो कोरोना वाली बात है ना, उससे मैंने बड़ा गुस्सा। ये कहते हैं ना कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट लेके आएँ, ये करें, और वो मुख्तलिफ उन्होंने जारी किए हैं, NCOC ने तजावीज़ दी हैं और सूबे अमल कर रहे हैं। यार ये जो है ना, किसी भी महज़ब मुल्क में, आज़ाद मुल्क में इस तरह तज़लील नहीं की जाती।
वो मेरी एक साहब से बात हो रही थी, बड़ी दानिश्वर आदमी है और साफ़ी हैं बड़े। तो मैंने कहा यार ये कर क्या रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता जहाँ ये कर रहे हैं। उनका इनको मिली है खैरात में ये वैक्सीन जो है कोरोना की, मुफ्त। और खैरात की अपनी एक नफ्सियात है। खैरात की नफ्सियात यही है जो ये कर रहे हैं। खैराती जहन है इनका, गुलामाना जहन है। वो कहते हैं भारत का शोर मचा देते हैं। भारत में देखें जनाब इतने लोग मर गए, वज़ीर दाखिला आके कह देता है, अफवाह चोरी कह देता है, भाई तुसी अपना नवेड़ो, भारत ना थानू की। भारत ने तो एक दिन में 1 करोड़ बंदों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में 1 करोड़ बंदे को। फिर तो इसराइल आपसे आगे, यहाँ तकरीबन 100% लोगों को वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका में इंसेंटिव दिए गए। इब्तिदाई तौर पे न्यूयॉर्क में जो बंदा वैक्सीनेशन करवाता था $100 देते थे उसको। घरों में घर चलाने के लिए जब वो लॉकडाउन हो गया था तो अरबों डॉलर इमदाद दी ट्रंप के दौर में अमरीकियों को। ये कोई ऐसा मुल्क बता दें जो वैक्सीन जो है वो ख़रीद रहा है या बना रहा है। वहाँ अगर इस तरह का जबर हो रहा है तो मुझे बताएं, कोई निशानदेही कर दें कि वहाँ इस तरह का जबर वो रज़ाकराना तौर पे किसी के दिल करे लगवाए, दिल करे ना लगवाए। अमेरिका में तो बाकायदा तहरीकें चल रही हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़। वो तो पकड़ के अंदर नहीं करते, वो तो इस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगाते। ये एक गुलामाना सोच जो है ना वो सरायत कर चुकी है हमारे हुक्मरानों के जहन में। कहने को हुक्मरान है लेकिन जहनी तौर पर ये गुलाम है। और ये गुलामाना सोच है कि जनाब, और शहरियों को भी गुलाम समझ रहे हैं कि जनाब ये सब गुलाम है। जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है बंदा, ये गुलाम है। वो भी हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा, जनाब वो सर्टिफिकेट नहीं देखना आपने? उनका साड़ी अपनी वैक्सीनेशन नहीं हुई, इससे थोड़ा सर्टिफिकेट की देखना। ये काबिल अमल ही नहीं है। अगर काबिल अमल भी है तो यार ये तजलील का रास्ता है। किसी भी आज़ाद मुल्क में जहाँ शहरी आज़ाद है इस तरह का काम नहीं। अगर इस तरह की कोई पाबंदियाँ लगी हुई ना, उसी मुल्क में लगी होंगी जहाँ खैरात की शक्ल में वैक्सीन मिली होगी जिनको, जो खुद बनाते हैं या ख़रीदते हैं। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जो बंदा नहीं लगवाना चाहता ना लगवाए। इंसेंटिव देते, तरगीब देते हैं कि जनाब ये लगवा लें, ये फ़ायदा है। लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब आप फलां का, पहले कहा तो सिमें बंद कर देंगे। उस सिमें, मेरे नाम पे 5 सिमें हैं, मेरे फैमिली में 5 मेंबर हैं। अगर मैं लगवा लूँ 5 सिमें तो एक्टिव रहेंगी ना। बाकी 4 लगवाएं या ना लगवाएं, वो पता नहीं उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है, किसी होटल में जाना है या नहीं जाना है, जो भी है। लेकिन आप लोगों ने एक बिला वजह लोगों को टेंशन, पहले थोड़ी टेंशन है यार, एक मज़ीद टेंशन देती। और आपके जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका विजन ये है कि मोटरवे पता नहीं कब बना था लाहौर इस्लामाबाद, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में बना था। उस वक्त भी कुछ आवाज़ें थी इसके खिलाफ कि जनाब ये मोटरवे अभी पैसा लाई जा रहे हैं तड़ातड़। अब वो कह रहे हैं ये गलत बनाया है गलत बना हुआ है कि 100 किलोमीटर ज़्यादा, चलो होगा 100 किलोमीटर ज़्यादा। लेकिन एक जो कुदरत की तरफ से इनाम होता है, मिलता है, या कुदरती जो काम हो जाए उसको भी हम अपने खाते में डाल देते हैं कि शायद मेरी वजह से ये हो गया है। भाई साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है कि जनाब इस साल नासाजगार मौसमी हालात के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तिरवेला डैम कल मुकम्मल तौर पर भर गया। आज इन्होंने किया, यानी 1 सितंबर को वो मुकम्मल तौर पर वो कहते हैं भर गया जनाब। तो ये जनाब इससे मैं मुबारकबाद देता हूँ इरसा वालों को और उसको वापडा वालों को वगैरह वगैरह जो भी है। तो उनकी क्या काफ़ी, ये तो मौसम का कमाल है। आपका क्या कमाल है इसमें? जो नहुस्ते हैं इस मुल्क पे वो आपकी वजह से है। अगर कुदरत की तरफ से कोई अच्छा काम हो गया है, बारिश कभी ज़्यादा हो जाए तो आपकी वजह से है। और इस पे हमारे एक दोस्त हैं ज़ाहद आबद साहब, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जनाब खान साहब, उन्होंने वो तो नहीं लिखा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तिरवेला डैम है वो 15 अगस्त तक भर जाते हैं आमतौर पर। और आप 1 सितंबर को, ये आपके मुताबिक 1 सितंबर 15 दिन लेट हुआ है भाई।
खान साहब, और वो कहते हैं कि 3 हफ्ते तक, जो ज़ाहद अहमद साहब की तहकीक है उसमें 3 हफ्ते तक पानी का जो फ्लो है वो उसी तरह रहता है और पानी की सतह कम नहीं होती। लेकिन ये एक दिन में ही 1.5 फुट कम होगी ये सतह। यानी आज जिस वक्त मैं वीला कर रहा हूँ उस वक्त वो कह रहे हैं कि 1.5 फुट सतह कम हो गई है। ये तो आगे जाके बड़ी गड़बड़ हो जानी है पानी की। चलो खान साहब थोड़ी अपनी मर्जी, अवाम की अपनी मर्जी। अब आते हैं हम यार, वो जो मशीनें लेके फिर रहे हैं ना, शिबली साहब लेके बैठे हुए थे, वो डेमो दे रहे थे कि जनाब ये मशीन गड़बड़ नहीं होगी, फलां नहीं होगी। असल में मशीन का चक्कर नहीं है, वो सिस्टम बैठ गया था ना 2018 में, उससे लोग ये दरअसल अदारों पे अदम एतमाद है। जिन लोगों ने इलेक्शन में मुदाखलत करनी है, टांगें अड़ानी है, मैं इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं ले रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इलेक्शन के इंतजाम संभालने, उन पे अदम एतमाद है। रिगिंग इलेक्शन से पहले कैसी होती है, इलेक्शन के बाद कैसी होती है, वहाँ वो ठीक है, उसका कहीं सिस्टम, उसका नई सिस्टम होगा किसी जो आप कहते हैं कि इंटरनेट के साथ, लेकिन कुछ चिप तो होगी ना, कुछ के अंदर रिकॉर्ड तो होगा ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अमेरिका जैसा मुल्क जो है, वो पहले भी मैंने नौशेरवां के साथ व्लॉग्स किए हुए हैं, उसमें ये मैंने जिक्र किया हुआ है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वापस बैलेट पेपर पे आ गया है। जर्मनी जैसे मुल्क में बैलेट पेपर है, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में बैलेट पेपर्स हैं, वो मशीन पे नहीं एतबार कर रहे। और मशीन को हैक करना, इलेक्ट्रॉनिक जो भी मशीन है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। यहाँ तो सेनेट के इलेक्शन थे, 100 बंदे के इलेक्शन, वहाँ कैमरे खुफिया लगे हुए थे, पकड़े गए थे, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। अब आपके जो हैं उसके पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्ला साहब नियाजी साहब, उन्होंने ख़त लिख दिया चीफ इलेक्शन कमीशन को कि जो 9 सितंबर को जो हो रहे हैं ना कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन, तो वहाँ फ़ौज बुला लें, क्योंकि वो मशीन नहीं है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वहाँ नहीं है, उनके बगैर तो हमेशा धांधली होती रही है, बड़ा कुछ होता है। तो आप फ़ौज को वहाँ बुला लें ताकि वो मामला इलेक्शन फेयर हो, हेल्प के लिए, मदद के लिए। यार ये इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन देना आपका काम नहीं है, वो खुद देख लेंगे कितना वो। और हाँ, उन्होंने कहा कराची और लाहौर में तो कम से कम ज़रूर होता है। ये अब इन चक्रों में है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हम जीत जाएं। ये जो मेंबर्स हैं उम्मीदवार पीटीआई के, वो कम से कम जो टिकट दिया है ना, पता कितने में दिया? 50 लाख रुपए में पार्टी फंड में देते। चलो जी, पार्टी फंड के नाम पे एक बंदे से टिकट जिसको दिया है 50 लाख रुपए लिया गया है। एक साहब से मैंने पूछा, यार 50 लाख रुपए देते थे, तुसी 50 लाख तक टिकट खरीदे थे, हार भी गए। उनका जनाब 50 लाख रुपए हमने हारने के लिए नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि उन्हें उम्मीद है, वो पूरी उम्मीद है कि पीटीआई के टिकट पे जितने ही जितना, हारना ही नहीं हैगा। ये बड़ी जो मानीखेज बात है, वो मैंने पहले भी बात की थी कि हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती कि उनके साथ हो क्या रहा है। गिलगित में वादे करके हुकूमत पीटीआई को दे दी, वादे पीपल्स पार्टी या किसी और से थे। आज़ाद कश्मीर में वादे किसी और के साथ थे, हुकूमत किसी और को दे दी। और ये और उम्मीद थे कि जनाब अपोजिशन वाले का हम मिल के शायद हुकूमत बना लें, इतने सीटें हम निकाल जाएंगे मिल मिला के, लेकिन वो नहीं निकालने दी। अब कंटोनमेंट में भी यही होना, देख लीजिएगा आप चक्कर लगा लें, पता कर लें, सर्वे कर लें, जो भी करना है। बहरहाल वो फौजियों का इलाका है। और फिर मज़ीद वो कह रहे हैं जनाब नियाजी साहब कि फ़ौज बनाएं वहाँ, उनकी निगरानी में इलेक्शन, वरना तो आंधली नहीं रुकनी। उस एरिए में अमन अमान की सूरत पैदा ही नहीं होती इस तरह जिस तरह ये इन्होंने तस्वीर कशी की है अपने ख़त में। तो मसला मशीनों का नहीं है, मसला एतमाद का, एतबार का है। उन लोगों पे, इन लोगों पे जिन्होंने, वो कह रहे हैं इन्होंने 2013 के इलेक्शन में कहा जनाब गलत हो गए, उन्होंने 2018 पे कह दिया जनाब गलत हो गए। और इल्ज़ाम हर दफ़ा हर बार उन्हीं को जाता है
जिनके साथ ये एक पेज पर बैठे हुए हैं। मसला वो अपोजिशन कह रही 2023 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, किस तरीके ਨਾਲ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मौका मिले कंपेन का, इलैक्शन लड़ने का, पोलिंग का, वोट पाने का, वगैरह वगैरह जो भी। तो अब ये मशीनें लेके, अगर मशीनों के मैं पहले मैंने अर्ज किया कि आखिरकार हो सकता है अपोजिशन मान जाए, इन्होंने शायद मान जाना है, 90% चांस है कि इन्होंने मान देना मशीनों पे। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना एतमाद और उंगली ना उठे, वो नहीं होना, वो फिर यही रहना है कि धांधली हुई है। अगर आप जीत गए तो आपने कहना ये बिल्कुल ठीक था सिस्टम, अगर आप हार गए तो आपने भी कहना है कि जनाब ये मशीन ने अज कोई गड़बड़ की है, इन्होंने कोई, इन्हों को बड़े बड़े टेक्नीशियन ने, बड़े बड़े कारीगर मुंडे ने, तो इन्होंने कोई अंदर खाते गेम पाई है। तो ये भाई एतमाद बहाल करें, मशीनें तो आती जाती रहेंगी, एतमाद बहाल करें इदारों पर अवाम का, कि अवाम उन पर एतबार करें कि यार टेंशन वाली कोई गल नहीं, साढ़े फौजी भरा खड़े ने, कोई बेईमानी नहीं हो सकती। चीफ इलैक्शन कमीशन, अब चीफ इलैक्शन कमीशन इलैक्शन कमीशन के अरकान, उन्होंने एक एक मशीन, जो 4 लाख मशीनें बननी है, एक एक मशीन थोड़ा देखनी है, हर पोलिंग स्टेशन के लिए एक मशीन चाहिए होगी। उन्होंने एक एक मशीन आके थोड़ा देखने पड़े, 10, 15, 20 मशीनें देख लेंगे, अंदर खाते क्या चिप डाली हुई है, क्या रिकॉर्ड डाला हुआ, क्या हो रहा है, वोट वो बंदा तीर को दे रहा है, जाके वो मिल रहा है बल्ले को, कैसे पता चलेगा। और ये इससे एक और फड्डा होगा कि अगर पेपर बैलेटिंग भी होती है और मशीन वाला भी होता है, उनका रिकॉर्ड अगर टैली नहीं करता, फिर तो पूरा इलेक्शन वो सारा सिस्टम ही गया। तो मशीनें ज़रूरी नहीं हैं, एतमाद, अदालतों पर एतमाद ज़रूरी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई विला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।